So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। जॉब कहाँ पे आई है? जॉब आपकी रिलीज की गई है CSIR की तरफ से, दैट कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, CSIR के अंडर एक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आपके 6 डिविजन्स हैं। उन 6 डिविजन्स में आपकी क्या आई है? ये जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। अब जॉब का टाइटल क्या है? जॉब का टाइटल है आपका टेक्नीशियन की जॉब। एंड इस वीडियो के बारे में पूरा जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो जॉब रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन फिल की जाती है, बट इस केस में आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सेंड करनी है। एक पीडीएफ में पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रेजेंट है, उसको आप हाथ से भरेंगे, उसमें अपना फोटो पेस्ट करेंगे, प्लस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, उन सबको आपको पोस्ट करना है अलॉन्ग विद व्हाट? अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ द फीस। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, फीस कम है। ठीक है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, ऐसे 100 रुपये फीस नहीं है, फीस भी ठीक ठाक है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं है, बट इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के लिए हम ये पूरा का पूरा वीडियो चेक करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि CSIR में आपकी CSIR के NPL में आपकी, दैट इज योर NPL, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। ठीक है, कहाँ पे है ये सिचुएटेड? ये आपकी दिल्ली में सिचुएटेड है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 जून 2026। आज है 5 जून। ठीक है, 5 जून से 30 जून तक का आपके पास टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का एंड उसे NPL तक पहुंचाने का, दैट इज सिचुएटेड टू योर दिल्ली लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं कि क्या क्या आपके जो बेसिक डिटेल्स हैं एप्लीकेशन की, वो क्या क्या आपके एग्जिस्ट करते हैं। सो इट हैज बीन रिटन दैट कि आपके एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं फ्रॉम एंथुजियास्टिक यंग इंडियन सिटीजन्स। फाइन, जो पोजीशन है उसका नाम क्या है? पोजीशन का नाम है टेक्नीशियन की पोजीशन। ठीक है, अभी रुक जाइएगा, बस ये देख के भाग मत जाना कि टेक्नीशियन की पोजीशन है, ये है, वो है। आगे पूरी टेबल में डिटेल्स बताए हुए हैं कि टेक्नीशियन में कौन कौन से ब्रांचेस में आपकी टेक्नीशियन की पोजीशन आई है एंड क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, टोटल आपकी 20 पोस्ट है, ये पूरा का पूरा बाइफर्केशन यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट, नेक्स्ट आपका पे लेवल कौन सा है? लेवल 2 की पोजीशन है ये, जिसमें आपका जो सैलरी का जो रेंज है 19,900 से लेके 63,200 तक यहाँ पे जाता है। बेसिक पे इज योर ये वाली 19,900 रुपये। देन टोटल इमोल्यूमेंट्स कितने होंगे आपका? मतलब मंथली आपको अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है इन योर 7th पे कमीशन। अब अपर एज लिमिट आपकी क्या है? अपर एज लिमिट है 18 ईयर्स एंड लोअर एज लिमिट है आपकी 18 साल। अपर एज लिमिट, लोअर एज लिमिट दोनों आपको कैलकुलेट करनी है 30 जून 2026 को। ठीक है, वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मेंशन आउट है, आप चेक कर सकते हैं। 30 जून 2026 को आपकी मैक्सिमम एज इन द केस ऑफ द अनरिजर्व्ड कैटेगरी कितनी हो जाएगी? 28 साल हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको एज का रिलैक्सेशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये है, देखो मैंने बोला था ना टेक्नीशियन की पोस्ट है एंड अलग अलग एरियाज में। सबसे पहले पोस्ट का कोड क्या दिया इन्होंने? T201। 01 है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। ठीक है, 02 है जो लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है T3 कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा भी बोलते हैं उसको। एंड देन T4 है आपका मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। T5 यानी कि T2 का 5 है आपका डिजिटल फोटोग्राफी या फिर फोटोग्राफर की पोजीशन के लिए। एंड देन T6 है आपका मैकेनिक एंड मोटर व्हीकल की पोजीशन, T206 एंड इतने ही। ये 6 टाइप्स की पोजीशंस हैं, 6 अलग अलग टाइप के एरियाज हैं, डोमेन्स हैं, आपकी ब्रांचेस हैं। अगर इनमें से आप किसी से भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अब मैं सबसे पहले वाला जो हमारा T1 है उसके बारे में डिस्कस करूंगी एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये जो एरिया है इसको रिप्लेस करते जाना है जब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी होगी। ठीक है, जैसे कि T201 हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशन है, इसमें आपकी टोटल पोजीशन कितनी है? 10 पोजीशन है। अनरिजर्व में आपकी 2 पोजीशन है, EWS कैंडिडेट के लिए 2 पोजीशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी 5 पोजीशंस हैं एंड ST कैंडिडेट के लिए 1 पोजीशन है। ठीक है, अब इधर आते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और है
तो ये हो सकता है आपके पास, अगर ये नहीं है सिर्फ ये है तो भी चलेगा, अगर दोनों नहीं है ये वाला पोर्शन है तो भी चलेगा, ठीक है। और को और का मतलब हम समझते हैं, एंड का मतलब हमारा होता है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ठीक है। क्या है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद द साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने 10th क्लास पास की हो कम से कम 55% मार्क्स के साथ में, एंड उसके बाद आपके पास एक आईटीआई का सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए, और नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास कोई नेशनल या स्टेट ट्रेड का सर्टिफिकेट हो। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की पोजीशन है तो किस किस ब्रांच में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, ठीक है। समझ गए, 10th प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपके पास प्रेजेंट है, देन यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपके पास ये प्रेजेंट नहीं है, फिर से आपने 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट में 55 मार्क्स के साथ में आपने कंप्लीट की है, एंड उसके बाद आपके पास 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है एज द अप्रेंटिस ट्रेनी, तो उस केस में भी आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ब्रांचेस फिर से सेम है, ठीक है। अगर ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि 10th आपने पास की है साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, एंड 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है इन द सेम डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ पे, इन एनी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी दैट कम्स अंडर योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट और द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें से आपके पास कोई भी एक टोटलिटी में क्वालिफिकेशन प्रेजेंट है तो आप लोग क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या कुछ और हैं, लेकिन उसके साथ में आपको क्या देखना है कि ये आपके पास इनमें से जो एंड वाला पोर्शन है ना वो कवर होना जरूरी है। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल की पोजीशन। इलेक्ट्रिकल में आपकी टोटल 5 पोजीशंस है, इसमें सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपका ट्रेड क्या हो जाएगा कि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उसको कंप्लीट किया हो। सिमिलरली ये भी सेम है एंड ये भी सेम है, बस ट्रेड आप चेंज कर लेना इलेक्ट्रीशियन वाला। आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर कंप्यूटर वाला। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का ट्रेड आपके पास होना चाहिए, बाकी चीजें सेम है, ये भी एंड ये भी। मल्टीमीडिया में आप कहाँ जाएंगे, मल्टीमीडिया एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल से इट हैज बिकम वेरी वेरी सिंपल कि आप अगर पहली क्वालिफिकेशन को देख लेंगे, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को सिर्फ रिप्लेस करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि आपको डीए सारी चीजें यहाँ पे मिलती है, अलॉन्ग विद द एचआरए भी मिलता है, अलॉन्ग विद द दैट पे जो आपका टोटल एमोल्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट था। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर आप लोग लाई करेंगे, एंड उसी के साथ साथ में अगर आपको हाउस बिल्डिंग एडवांसेस चाहिए, यानी कि आपको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से, जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना घर बनाना, तो एडवांस में मनी चाहिए, तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे वो पैसा मिल जाएगा एज पर योर पोजीशन, कि आप कितना पैसा आपके पोजीशन के लिए इंटाइटल्ड है, उतना मनी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। देन अनदर कंडीशंस में आपका क्या है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, वो सब आपको फुलफिल करनी है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया वाला, ये डेट मैंने बता दी है 30/6/2026 ही आपकी जो रेफरेंस डेट है वो रखी गई है। एंड देन आपका क्या है इसमें, रिजर्वेशन ऑब्वियसली अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो उस केस में आपका 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है, राइट। देन ये सारे आपके रिलैक्सेशन के रूल है कि EWS कैंडिडेट है तो क्या क्या चीजें आपके रिलैक्सेशन में आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। एंड जैसे हम रिलैक्सेशन को कवर करते हैं उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर। अब सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे हम लोग। सबसे पहले जब आप अपनी एप्लीकेशन भेज देंगे, आपके एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सब ठीक ठाक पाई जाएगी तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा। ट्रेड टेस्ट मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर से बिलोंग करते हैं तो उसका, ठीक है। ये जो ट्रेड टेस्ट है आपका, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए जाएंगे, उतने क्वालिफाई मार्क्स आपको कम से कम लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। सो जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके 3 अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। इसमें भी जो पार्ट 1 है वो आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट है, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।
उस पार्ट 1 में आपको फिर से सिर्फ क्वालिफाई करना है। वो पार्ट 1 भी आपका जो एक्चुअल मेरिट लिस्ट बनने वाली है उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो एक्चुअल रोल कौन सा पार्ट प्ले करेगा जिससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया है। स्कीम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एसएससी या आईटीआई स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इतने स्टैंडर्ड के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन होंगे एंड 2.5 घंटे का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा। पेपर 1 आपका 1 घंटे का होगा, पेपर 2 आपका 30 मिनट्स का होगा, आई एम वेरी सॉरी, एंड पेपर 3 आपका 1 आवर का होने वाला है। पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है, 50 क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर 1 में। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है ये। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ 30 मिनट मिलेगी इसमें आपको, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1 नंबर कटेगा हर एक गलत आंसर पे। ठीक है, देन आपका पेपर 3 है, वो 1 आवर का है। कंसर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपका डोमेन है, एरिया है, उसके 50 क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है बस। एंड पेपर 2 एंड पेपर 3, यानी कि ये 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे सिलेक्शन या नॉट सिलेक्शन डिसाइड करने वाले हैं एक्चुअल में। इनसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, आप मेरिट लिस्ट में हायर आते हैं तो यू विल हैव अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब इन अ सेंटर दैट इज रिलेटेड टू योर CSIR एंड एक्चुअली समझे तो दैट इज अगेन रिलेटेड टू योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद में मुझे जो आपको बताना है हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको अप्लाई करना है। फीस 500 रुपीज़ की फीस होगी, उसको आपको डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में पे करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट किस फेवर में बनेगा? डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। पेबल कहाँ होगा? न्यू दिल्ली पे। उसको आप एक एनवेलप में रखेंगे। उस एनवेलप में ऊपर क्या लिखेंगे? ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल, पोस्ट कोड लिखेंगे यहाँ पे, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, एंड ये पूरा एड्रेस उस पर लिख देंगे। ठीक है, एक और चीज थी कि आप अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके बैक साइड में ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी लिखने वाले हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको नहीं समझ आता है। ये क्या है? ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ में सेंड करने हैं। देखिए 500 रुपये की फीस सेंड करनी है जहां जहां एप्लीकेबल है। फीस को फिर से देख लेते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज। फीस वाला पार्ट में है आपका, आगे मेंशन होगा 500 की फीस ही यहाँ पे मेंशन आउट है। बाकी चेक कर लेंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए फीस का एग्जाम्पशन है, नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी, आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो एनवेलप में सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी लिस्ट मेंशन आउट है, एक एक टिक टिक करते जाना, एनवेलप में डालते जाना, फॉर्म फिल कर लेना, अपना फोटोग्राफ रख देना, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे भी जो जो डिटेल्स मांगे वो सब लिख देना, फॉर्म का जो एक्चुअल एनवेलप है उसमें ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, पोस्ट कोड एंड एवरीथिंग, उसके बाद एड्रेस पैक करना और भेज देना। अभी के लिए आपका यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड स्टार्ट स्टडिंग अबाउट योर सब्जेक्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग जितना भी आपका जनरल चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे इस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आपको कुछ और क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लेना, ऐसे जॉब को ना मिस नहीं करते हैं। फीस ज़्यादा नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग टेक्नीशियन ही रह जाएंगे। ईयरली प्रमोशन का भी इसमें आपका जो क्या कहते हैं प्रावधान है। ठीक है, आपका ईयरली प्रमोशन भी इसमें रखे गए हैं। ईयरली मतलब जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में, ऑब्वियसली करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंडर जितना भी ईयर्स के बाद प्रमोशन होना होगा वो आपका प्रमोशन चलता जाएगा। प्लस यू विल हैव द टाइम एंड द अपॉर्चुनिटी कि आप कहीं और जरूर अप्लाई कर सके। ठीक है, जिन जिन लोगों को ये जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, प्लीज अप्लाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट में जिनका जहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है, डू नॉट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, प्लीज इन्फॉर्म मी। I feel very very happy, very very motivated, and it takes a lot of amount of the time to find out all these vacancies and then put all of them in front of you। ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप खोलती हूँ और मेरे मुंह के सामने सारी वैकेंसीज धर 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 करके गिरने लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी बहुत टाइम चला जाता है। देन सो आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट कि अगर आप लोगों का कहीं भी सिलेक्शन होता है तो यू आर जस्ट गोइंग टू इन्फॉर्म मी अबाउट दैट। ठीक है, पक्का से। अभी मैं चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।